नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी का महाभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शामली की सरजमी से, वो जमीन जो गन्ने की मिठास और गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता है, वही शामली इस बार किस राजनीतिक दल के आगे की चुनाव में मिठास खोलने वाला, ये पता करने के लिए रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है शामली। और शामली में आज हम करेंगे शामली के मुद्दों के साथ साथ यूपी चुनाव पर एक बड़ी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का महाभारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो किसके सर पर सजेगा शामली में सिंहासन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शामली में हमेशा से राजनीतिक मुद्दों की बड़ी बात होती रही है। पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से ये शामली की राजनीति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसमें कितनी बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, तेजिंदर निर्वाल साहब बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। नफीस राणा साहब महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र मलिक साहब हैं, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं यहां से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत बर्मन साहब हैं, बसपा से नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश कुमार साहब नेता हैं, आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर में धीरज उपाध्याय कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करना चाहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी को बड़ा झटका दिया और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनका स्वागत किया। तेजिंदर निर्वाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या जाटलैंड में आप लोगों को डर लग रहा है? क्या आपके विधायकों को डर लग रहा है? कल भी एक विधायक बिलसी से विधायक है, वो निकल गए। क्या आप लोगों को डर लग रहा है कि इस बार नतीजे उलट हो सकते हैं? नहीं, डर किस में कोई बात नहीं। कुछ लोग जिन्हें अपना समीकरण लगता है वो भाजपा में ही आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है भाजपा में उतनी लूट मारो नहीं कर सकते, जिस कारण से वो आए थे यहाँ पे, उतना परिवारवाद यहाँ नहीं चल सकता, वो छोड़ के भाग रहे हैं। 5 साल उन्होंने देखा उतनी कमाई नहीं कर पाए जो पहली सरकारों में कर पाई होगी, तो उन्हें लगा कि यहाँ रहना बेकार है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं बहुत लोग। टिकट कटने का डर है सर ये? हाँ, टिकट का भी हो सकता है। वो तो सब कुछ निजी स्वार्थ में मुद्दे के आधार पर बात करते तो पता चलता कि क्या नहीं, लेकिन इतनी संख्या में अचानक आपकी पार्टी में भगदड़, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कहने वाली पार्टी अपने विधायकों के विश्वास को जीतने में क्या नाकामयाब रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, लगभग संख्या उतनी है। हमारे पास भी बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से, और जिन लोगों को लगता है पहले दूसरे दलों से आए हुए थे, मूल रूप से भाजपा के नहीं थे, तब समीकरण के हिसाब से आ गए थे। अब उन्हें लगा इतनी लूट मार यहाँ नहीं कर सकते, अपना परिवारवाद यहाँ नहीं चला सकते, तो वापस जा रहे हैं। नहीं, चुनाव से एन पहले, चुनाव तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगता है कि चुनाव की तारीखों तक भी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक किया। अब तक मलाई खानी थी थोड़ी बहुत, तो लगता था सत्ता का लाभ भी ले लूं, जैसे आचार संहिता होगी तो मैं उधर चला जाऊं। अगर विचारधारा से विरोध था तो पहले छोड़ के जाते इस्तीफा देके। तो आप ऐसे लोगों की पहचान क्यों नहीं कर पाए? आप लोग, आपकी पार्टी क्या इसमें नाकाम रही? किसी लोगों को एक बार बरतने के बाद ही ये पता चलता है, ऐसे तो कोई यंत्र नहीं है जिससे मालूम हो जाए कि अंदर क्या है बाहर क्या है। जी हाँ। ठीक है, इसका जवाब नफीस राणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राणा साहब, देखिए, सीधे तौर पर निर्वाल साहब कह रहे हैं कि अब चाहे कांग्रेस पार्टी से तमाम लोग आ रहे हैं, बीजेपी से एक बड़े मंत्री आपकी पार्टी में जाने की सुर्खियां लगातार हैं, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि जो भी आएगा उसका सम्मान हम करेंगे। लेकिन 5 साल तक क्या यहाँ मौर्य साहब को ये नहीं नजर आया कि ये पार्टी शोषितों और वंचितों का हनन करती है और काम नहीं करती? 5 साल के बाद, ठीक आचार संहिता लगने के बाद याद आया और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं वो। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सभी जातियों की पार्टी है, सभी वर्ग की पार्टी है। हम स्वागत करते हैं उनका जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं जी। और रही बात मलाई चाटने वाली जो मेरे भाई तेजिंदर निर्वाल जी ने कही है, इन लोगों ने 5 साल में झूठे जुमले, झूठी बातें, झूठे वादे और 5 साल को उत्तर प्रदेश को लूट कर भगाया है। मौर्य साहब भी तो वहीं से आ रहे हैं जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं। 5 साल वो भी तो सरकार में थे, फिर उनको कैसे ले रहे हैं आप? किनको? तो उन्होंने सुनो, उनका शोषण हुआ है, उनके समाज का शोषण हुआ है, वे लोग इसलिए पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। अच्छा, 5 साल सरकार में रहने के बाद पता चला कि शोषण हुआ, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तब, जब ये और आपने उनकी बात मान ली। जब ये लोग, बीजेपी के लोग बोलने नहीं देते किसी गरीब आदमी को, किसी दलित समाज के लोगों को, सारे तो 5 साल तक नहीं बोल पाए वो। अभी वो 5 साल तक नहीं बोल पाए। अब छूट मिल गई ना, पहली बार मुफ्त में अनाज दे रहे हैं गरीबों को। अब छूट 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज नहीं मिल रहा है। गरीबों के लिए पहली बार ये सरकार सब गरीबों को जेब से पैसा जा रहा है। सड़कें भी जुमलों में है, किसी के बहाने से जा रहा है। सुनो, ये सारी चीजें 24 घंटे बिजली आपको दिख नहीं रही क्या? सुनो, डीजल के बहाने से जा रहा है पैसा, गैस के बहाने से पैसा जा रहा है। इस सरकार से पहले 450 रुपए का गैस था, आज 1000 रुपए का गैस है। कड़वा तेल 80 रुपए था,
आज 200 के पार है डीजल। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं सर, 800 के पार राणा साहब, मैं यही बात तो कह रहा हूं, उसके जिम्मेदार तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ठहराना चाहिए। वो भी सरकार में मंत्री रहे, वो मंत्री आपने उनको पाक साफ करार दे दिया क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं। लोग अगर आपको बीजेपी के सरकार से इतना परहेज है तो उनके कैबिनेट मंत्रियों से भी परहेज होना चाहिए। फिर ये दोहरा रवैया क्यों है आपका? हमें परहेज किसी नहीं है, हमें परहेज किसी नहीं है ना, हमें किसी वो है मामला है जी। केवल मामला सुनिए, इस सरकार में जो भी कुछ हुआ है इस सरकार को जवाब देगी जनता। वो जनता जवाब देगी जो जनता कोविड के टाइम में सड़कों पर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पर पहुंची है। बच्चे सड़कों पर जन्मे हमारी माता बहनों ने, लैंड में लगकर नोटबंदी में बच्चे पैदा किए हैं, वो जनता जवाब देगी इस सरकार को, और दे रही है सरकार जनता। उमेश कुमार जी, ठीक है, आप उमेश कुमार जी आरएलडी से हैं, आप एसपी के साथ ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपने पहले भी कोशिशें की हैं। इस बार क्या किसान मुद्दा आपके लिए लग रहा है कि फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने एक बार फिर से अलायंस किया, या मसला कुछ और है? देखिए, आपने कहा किसान मुद्दा फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारी तो पार्टी ही किसान की है, तो फायदेमंद क्या होना इसमें? हम तो लड़ाई ही किसान की लड़ते हैं जी, सड़क पर लड़ते हैं, आकर सदन में भी लड़ेंगे और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आज आपने दो बात बहुत अच्छी कही कि पार्टियों में भगदड़ मची है, भगदड़ भी मची है। इसके साथ साथ आप एक खबर दोबारा दूसरी बताना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी जारी कर दिया है कि जो प्रत्याशी आप घोषित करें उसका आपराधिक इतिहास भी लिखें। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन प्रत्याशियों की जाए, क्योंकि पूर्व की सरकार से एडीआर की रिपोर्ट आई, 45 विधायक 4 सीट में आए। आपने एक दिन एक सूची किसी चौराहे पर न लगाई कि मेरे ये विधायक दागी हैं, मैं इनको पार्टी से निकालता हूं। क्यों नहीं निकाले आपने? आज आप न्याय की बात करते हैं, कहाँ एडीआर की रिपोर्ट आपकी? मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा विषय है, कैसे कैसे घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार यहाँ पर जो है सरकार को चेता। लेकिन आपने जिस दल से टाइप किया है वो उनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे नेताओं को शय देने का आरोप है, बाहुबलियों को शय देने का आरोप है, और आप एडीआर की बात कर रहे हैं। आजम खान बाहुबली नहीं है। मैं उनका नाम बाहुबली में, आजम खान जैसे नेताओं का है, मैं उनका नाम बाहुबली नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वो फिलहाल जेल में। आपकी ने जिनके साथ साझेदारी की है उनके ऊपर कई सारे ऐसे आरोप हैं, फिर आप एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र कैसे कर सकते हैं? मैं एडीआर का रिपोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गठबंधन के हमारे समाजवादी के साथी माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मंच पर खुलेआम ये कहा है कि मुख्यमंत्री टॉप 10 के अपराधी विधायकों की सूची लगाए। क्यों नहीं मानी? टॉप 10 के अपराधियों की सूची मांगी कि नहीं मानी? सरेआम कई मंचों से, न्यूज चैनल के माध्यम से मांगी। जो व्यक्ति सरेआम मांग रहा हो उसमें क्या शक है? लेकिन आपने एक बहुत सवाल अच्छा किया किसानों के बारे में। ये शुगर बाउल है, किसानों की धरती है, हमारी पार्टी यहाँ पर जुड़ी हुई है किसानों से जी। अगर हम किसान पे बात करें तो क्या मैं एक जनता के बीच में सवाल छोड़ना चाहता हूँ, 2022 में क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? मुझे वो किसान आए और समझाए ताकि मैं भी अपनी पार्टी को समझा सकूं और अपने किसान भाइयों को कि आय ऐसे दुगनी होती है। ठीक है, मुझे सवाल मेरा आज ये है जी। इसके अलावा गन्ना भुगतान जी, तो एक सामाजिक क्या एक बिल्कुल एक अपंग की तरह किसान को इन्होंने कर दिया है। और मैं खास तौर से यहाँ बताना चाहता हूँ, इस जिले का कभी भी ऐसा नहीं होता कि 200-400 करोड़ तो मामूली बात है, हमेशा 400-600 करोड़ बकाया रहता है इस जिले का। और गृह मंत्री जो गृह मिल है हमारे राणा जी का शुगर मिल, सबसे अधिक बकाया हमेशा उसका रहता है, गत वर्ष का भी बकाया नहीं हुआ। और एक चैनल ने तो दिखाया भी था कि राणा जी के परिवार के सदस्यों का भी नहीं भुगतान हुआ। मतलब तो किसानों के मुद्दे का फायदा आपको होने वाला है, ये आपका दावा है पूरी तरीके से? मेरा मुद्दा है, हमें तो रोजगार का भी फायदा होगा। ठीक है, विजेंद्र मलिक जी आम आदमी पार्टी से हैं, अब सर जवाब लेंगे इसका। विजेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रत्याशी भी हैं। मलिक साहब, किसानों की भूमि पर हम खड़े हैं, जाट लैंड कहा जाता है, और दावा आरएलडी और समाजवादी पार्टी यहाँ पुख्ता कर रही है, उधर बीजेपी पुख्ता कर रही है कि किसानों की नाराजगी का भुगतान बीजेपी को करना पड़ेगा और फायदा आरएलडी और सपा को होगा। आम आदमी पार्टी के पास में क्या है किसानों के लिए? देखिए, सच्चाई ये है, 75 साल हो गए, सारी जितनी भी यूपी में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सबको मौका मिला। लेकिन पहली बार आप देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव में आई उत्तर प्रदेश में, और आते ही किसान भाइयों के लिए फ्री बिजली की घोषणा की। घरेलू यूनिट
300 यूनिट तक फ्री देने का वादा किया, जैसा हमने दिल्ली में किया, जो हमने वो तो वादा किया समाजवादी वो पार्टी ने भी कर दिया सर, और बीजेपी ने भी कर दिया। इसके अलावा क्या है आपके पास? इस जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने किया, आपको धन्यवाद करना चाहिए आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की घोषणा करते ही समाजवादी पार्टी कहने लगी हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बीजेपी कहने लगी हम आधा किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। अरे आम आदमी पार्टी का घोषणा करते ही आपको याद आ गया किसान। 75 सालों में आपको किसान ये याद नहीं आया कि किसान की 1 क्विंटल गन्ने पे लागत मूल्य जाता है 352 रुपये, आप गवर्नमेंट उसको देते हैं 350 रुपये। आम आदमी पार्टी ने किसानों का बिल फ्री करने का वादा किया, उसके बाद में सारे इनको याद आ गया किसान का बिजली का बिल आधा या फ्री करना चाहिए। तो देखिए आम आदमी पार्टी यूपी में 4 मुद्दों को लेकर आई है। पहला मुद्दा किसानों की फ्री बिजली देने का है। दूसरा मुद्दा बिजली से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट ये है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। फ्री के अलावा क्या है सर, ये पूछा, फ्री मुद्दे के अलावा क्या है मुद्दा? फ्री मुद्दे के अलावा देखिए, फ्री मुद्दे से ही कितने सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। किसान की लागत, अगर उसकी कॉस्टिंग कम नहीं की जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो किसान अपना जीवन अपने प्रॉफिट की खेती कैसे कर पाएगा? अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा? बच्चों की फीस लेकिन एक बात बताइए, कैसे दे पाएगा? विजेंद्र मलिक जी, आप जिस पार्टी के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे थे, आपके नेता, बड़े बड़े नेता अखिलेश जी से जाके मिल रहे थे, मैं आपको क्लियर कर दूं, उनके 5 साल के शासनकाल में किसानों की क्या स्थिति थी? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? देखिए आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रही है, यही घोषणा हमारी शुरू में थी। नहीं, आपने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन जब आप नहीं बना पाए तब आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी कर रही है, हमारे एजेंडे को कॉपी कर रही है, लेकिन पहले आपने कोशिश की कि किसी तरह बात बन जाए। देखिए राजनीतिक दल सभी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है हमने घोषणा की थी चुनाव से ठीक पहले ही मिलते जुलते हैं। मैं सितंबर से बात बता रहा हूँ आपको कि हमने सभी 403 सीटों पे अकेले लड़ने की घोषणा की थी, वही घोषणा आज है, और सभी 403 सीटों पे यूपी में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। विक्रांत बर्मन साहब, इस बार बीएसपी जमीन पर नहीं है क्या? क्या दिक्कत क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि जमीन पर नहीं है बीएसपी? जमीन पर ही नहीं बल्कि घर घर में बीएसपी पहुंच चुके हैं। आप भले ही मीडिया के माध्यम से हमें दिखाना ना चाहे, वैसे तो हमें ऊपर से जो हमारे हम तो पूरा बस लेके घूम रहे हैं। नहीं, जो हमारी जहां बुलाइएगा हम वहां पहुंच जाएंगे। आप जो दिखाने के लिए बोलिएगा हम वो दिखा देंगे। हमारी पूरी टीम चल रही है। पहले हमारी बात सुनिए, हमने ये कहा कि हमें पहले तो मीडिया दिखाने का काम नहीं करती, और 2007 से पहले भी दिखाने का काम नहीं किया था, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाने का काम किया था। अब भी सोशल इंजीनियरिंग वर्क के माध्यम से हम दोबारा पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। सर पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड ही बता दीजिए कि आप कहां कहां पर गए, आपने कहां कहां कार्यक्रम किया, कहां कहां जनता के बीच में आप रहे आचार संहिता लगने के पहले, कोविड गाइडलाइन आने के पहले। तो जरा बता दीजिए कि मीडिया ने कब आपको नहीं दिखाया और कब आप जमीन पर उतरकर कैंपेनिंग कर रहे थे जोरों से? अब 9 अक्टूबर का जो मामला था लखनऊ में बड़ी तो सतीश चंद्र मिश्रा का मंदिर वाला क्या काम तो किया? सतीश चंद्र मिश्रा ने इतने यानी कि ब्राह्मणों के सम्मेलन किए, क्या आपने दिखाने का काम किया? बिल्कुल दिखाया सर। नहीं दिखाया आपने मीडिया के। आप झूठ बोल रहे हैं मैम। आप झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं, हम झूठ बोल ही नहीं। हर एक कार्यक्रम बताइए कितने सम्मेलन दिखाने का काम किया? हर जिले में सम्मेलन जिले में सम्मेलन करने का काम किया, और फिर क्या करें ओबीसी मुद्दे पर भी हमारे भीमराज वर्जी ने सम्मेलन करने का काम हो रहा है। आपका दावा क्या है? कितनी सीटें आप ला रही है ये बताइए आप, और इसके लिए कोशिश क्या है आपकी? हमारी कोशिश हम हर वर्ग को जोड़कर अपने साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और आने वाले यानी कि 2022 के चुनाव में हम गवर्नमेंट बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब निर्वाल साहब पे आते हैं। निर्वाल साहब, थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि आपने जो पिछले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने का काम नहीं किया, आपने किसानों को सहूलियत नहीं दी, आपने किसानों के साथ जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए एसपी और आरएलडी को गठबंधन करके सामने आना पड़ा है, और जाटलैंड में वहां पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। क्या ये बात सच है? मैं पहली बात का उत्तर दे दूं, जो उन्होंने गुंडों की बात की थी। खुद आपके ही नेता ने कहा था कि सपा की जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, और जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा गुंडा। लेकिन आज उसी के साथ उसी गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं, तो इन्हें खुद सोचना चाहिए। और सारे गुंडे जो भी इनामी या बड़े बदमाश रहे, सपा की सरकार आई, पिछले 20 साल का क्रम है, तो सपा में, बसपा की सरकार आई तो बसपा में, सपा की आई तो फिर वही वापस सपा में। सबका इतिहास उठा के देख लें। रही किसान की बात, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और बदले में एक योजना इनसे भी जानना चाहूँगा। हमने तहसील दिवस शुरू किया 1991 में, आज तक वो चलता आ रहा है, किसी सरकार ने नहीं, वो छोड़ दीजिए। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी हुई, किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए आपने क्या किया? आप मुद्दे पर आइए। हाँ, हम बढ़ रहे हैं, उसी तरह बढ़ रहे हैं ना जी। अब बिजली है,
हमने सेपरेट फीडर करके 8 घंटे दिन में देनी शुरू कर दी। इससे किसान का जनरेटर का खर्च बचा, वरना हर किसान 1 महीना जनरेटर चलाता था, प्रतिदिन 5,000 रुपये खर्च होते थे। वो 1.5 लाख रुपया कहाँ से बच गया? बचेगा तो किसान का। आज फसल को बढ़ाने के लिए, लैंड टू लैब के लिए हम सारे का इसका एक पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम एथेनॉल करके हम एथेनॉल का काम हमने शुरू किया। 30 साल से सब भाषण देते थे, पहली बार हमारी सरकार ने परमिशन दी उसके लिए। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से चीनी बिके ना बिके, लेकिन एथेनॉल के आधार पर किसान को उसका गन्ने का मूल्य मिलता रहेगा। हमने भूमि अधिग्रहण बिल लाए, हमने बफर स्टॉक बना 40 लाख गन्ने को उसका, हमने किसान निधि, सम्मान निधि हमने दी। मैं ऐसी आपको 17 योजना गिनाता हूँ और एक सवाल पूछता हूँ बस, सब दलों में पिछले 30 वर्षों में एक भी किसान के हक में एक भी योजना लाए हों, उस योजना का नाम यहाँ जरूर बता दे, देश जानना चाहेगा। ठीक है नफीस राणा साहब, इसका जवाब हम लेकिन निर्मल साहब ने चुका है। लेकिन अगर हम शामली में खड़े हैं तो एक मुद्दा पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैराना पहुंचे थे, घर वापसी कई लोगों ने की और वहां के लोगों ने आंखों में आंसू भरकर ये बताया कि हमारा जीना कैसे मुहाल था पिछली की सरकारों में। जो लोग वापस आए, जिन्होंने घर वापसी की, और अब की सरकार में हम जी पा रहे हैं, तो ये मुद्दा हमें भूलना नहीं चाहिए अगर हम शामली में है तो। सर इस पर भी जवाब दीजिएगा। यदि बाबा साहब हिमाचल से पलायन करके उत्तर प्रदेश में ना आते तो हमारे उत्तर प्रदेश के 5 साल खराब ना होते। माइक थोड़ा नजदीक करके बोलेगा माइक। यदि बाबा साहब माननीय मुख्यमंत्री जी यदि पलायन करके हिमाचल से ना आते तो हमारे उत्तर प्रदेश के 5 साल खराब ना होते। रही गुंडे की बात, मेरे भाई ने कही गुंडों की बात, इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबा साहब जी का हिस्ट्री शीट निकाल के देख लीजिए, सरकार बनते ही कितने मुकदमे बाबा जी ने वापसी कराए। मुद्दे पर जवाब नहीं दिया ना आपने। जो पलायन हुआ कैराना में, घर वापसी हुई लोगों की, वो जवाब नहीं दिया। कोई पलायन नहीं हुआ यार, कोई पलायन नहीं हुआ। लोग झूठ बोल रहे थे वहाँ पर, झूठ बोल वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, वो सारे परिवार झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी भरे बाजार में जो गोली मारी गई थी व्यापारी को, वो झूठ था सर। ये कहा, ये देख कानपुर में मारी गई भी गोली व्यापारी को, छोटा बच्चा सामने आकर बता रहा था उसकी आंखों के सामने गोली मारी थी, वो सब झूठ था सर। लड़की को रात के 12 बजे जिंदा जला दिया, आपके धर्म में लिखा है? जवाब नहीं है आपके पास? मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू धर्म में लिखा है कि रात को दाह संस्कार किया जाए? आपके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दे रहा हूँ। तो आप जवाब दीजिए। आप शामली में खड़े हैं, जब पलायन हुआ ही नहीं है, मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब पलायन हुआ ही नहीं है, सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। देखिए, काम करने के लिए कारोबारी कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है, कहीं भी जाकर अपना मकान बना सकता है। कोई पलायन नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। पलायन का मुद्दा ही नहीं। पलायन के मुद्दे पर सरकार लगे। इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने 80% झूठ बोलते हैं लोग। फिर मुकीम काला पे नाम क्यों किया आपने? उसने इतनी राशि बिछा दी कैराना में, आपने मुकीम काला पे 2 लाख का नाम क्यों किया? कहाँ से आ गया वो? सारे अपराधियों पे इनाम आपने घोषित किए, एनकाउंटर हमने किया और आगे भी करेंगे। ये इनाम तो आपने घोषित किया, हमने थोड़े घोषित किए। दिल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि व्यापारी की लाश के पास जाके बैठ जाए। बड़े बड़े नेता डरते थे कि अगला नंबर उसका ना जाए, इश्तिहार चिपका दिया दुकान पर और जाके मार दिए 2 दिन बाद। पलायन नहीं हुआ। बात यहाँ डिबेट हो रही है, यहाँ सच्ची बात पर बहस कीजिए। जवाब दीजिए। भैया मैंने आपको जवाब बताया अभी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैंने आपको जवाब दिया अभी। पलायन सारे गुंडों पे इनाम सब है। पलायन कोई नहीं, कोई अगर जाकर कहीं रहता है तो उसका पलायन नहीं होता है। और घरों के बाहर जो पोस्टर लगे थे सर, उसका क्या? घर बिका हुआ है, 2 हमें परेशान किया जा रहा है। आपकी सरकार कह रही है, सुनो बाबा जी कह रहे हैं 80-20। ये झूठी पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। 80% झूठ बोलते हैं, 20% सही बोलते हैं। 80-20 का मतलब क्या है? 80-20 का मतलब यही ना, 80-20। उमेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश कुमार जी जी हाँ, उमेश कुमार जी, हाँ ठीक है सर, आ रहे हैं। उमेश कुमार जी, आप किसी विषय पर पूछना चाहते हैं पूछो। नहीं, पलायन का मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा है शामली के लिए, अगर वो हल हुआ है तो मौजूदा सरकार में हुआ है, क्या इस बात का क्रेडिट आप योगी सरकार को देंगे? मैं बताता हूँ जी। मेरे गांव में जी, जब मैं छोटा था वैसे समाज भी रहता था और जेवरात बनाने वाला सुनार भी होता था, मोची भी होता था, वाल्मीकि भी होता था जी। ऐसी 20 जातियां हैं जो रोजगार की तलाश में पिछले 40 वर्ष में सरकारों की नीतियों के कारण। नहीं, रोजगार की तलाश में हम भी अपने घर से आए। नहीं उमेश कुमार जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। रोजगार की तलाश में मैं भी दिल्ली आया, लेकिन मैं अपने घर में पोस्टर चिपका के नहीं आया कि मेरा घर बिका हुआ है, मेरा घर खरीद लेना, मैं जा रहा हूँ। अभी इसी सरकार में ब्राह्मणों ने 6 बार पोस्टर लगा दिए
बताओ कौन से गांव में बताऊं? गोगवान जलालपुर में लगाए। नहीं तो हाँ वो बात कहिए आप ये मत कहिए कि रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो बात कहिए आप वो बात कहिए। मैं बताता हूँ, हाँ। इसी जनपद में 6 बार ब्राह्मण पोस्टर लगा चुके हैं। किसकी नीति के कारण पलायन हुआ उनका? जी। गोगवान जलालपुर, लिखे नाम, कैराने में लगाया इन्होंने। वजह क्या रही सर? वजह भी तो मालूम होगी, पोस्टर क्यों लगाया था? लाठीचार्ज कराया वहाँ पे थाना भवन में ब्राह्मणों पर। ठीक है तेजिंदर निर्वाल साहब, अब मैं आपको सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है जल्दी आपने कुछ मुद्दे पूछे, मैं आपको पुनते बताता हूँ। आप कह रहे हैं आप एनकाउंटर करना उस एसपी का करो ना, जिसने मुरादाबाद में जाकर संदीप गुप्ता की पत्नी को कहा एफआईआर मत दर्ज कराओ। वो एसपी कब जाएगा जेल में? उसका जेल में बताओ कब जाएगा? वो डीएम कब जेल में जाएगा? जो सरेआम, क्या आप इनकार करिए कि उसकी वीडियो नहीं है? क्या एसपी ने मना नहीं किया संदीप गुप्ता को एफआईआर, उसकी पत्नी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए? बताइए क्यों नहीं गया जेल में? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझसे मत इनसे पूछिए, मैं तो बीच में हूँ, मैं तो आपके के बीच के माध्यम हूँ, इनसे पूछिए, मेरे बगल में खड़े हैं। जल्दी से जवाब और लोगों से भी लेना है। हाँ और लोगों से भी लेना। मुझे बताइए एनसीआरबी का डाटा कौन जारी करता है? पिछले 4 वर्ष में अपराध दुगने हुए। ये उत्तर प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो दावा कर रहे 70% कम हो गए, और उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन के मंच पर ये बात दावा किया है कि 70% 2022 के मुकाबले 2017 में जितने अपराध थे 70% कम हुए। अब वो दावा कहां से कर रहे हैं? बराबर में टैनी महाराज को बैठाकर कह रहे ना ये बात। वो टैनी महाराज जो किसानों का कातिल है, उसको कह रहे बैठ के। फिर आप वो नहीं दिखाई देते उनको। फिर आप अब किसानों के मुद्दे पर, मैं आपसे अपराध के मुद्दे पर आकर पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट का आदेश जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुआ कि आपका निर्माण अवैध है, क्या वो नहीं दिखाई देता अमित शाह को? अवैध निर्माण। तेजिंदर निर्वाल साहब, अपराध के मामले पर जो दावा ये कर रहे हैं और पलायन के मामले पर जो दावा ये कर रहे हैं, उस पर क्या जवाब है आपका? एक चुनिंदा चीजें आना अलग विषय है और आम आदमी का घबराना अलग विषय है। दिन में अगर हमारी माँ बहन कहीं घर से निकल कर चली गई, जब तक वापस नहीं आती थी, हमेशा चिंता रहती थी। आज आप किसी भी महिला से रोक कर पूछ सकते हैं या खुद भी जाकर सर्वे कर सकते हैं, रात देर रात तक भी हमारी माँ बहनें बाजार में खुलेआम घूम सकती हैं। हर जगह खराब नज़रों से एक दुष्ट, एक दुराचारी सड़कों पर खुले घूमते रहते थे। वो हमेशा इसी बात के इंतजार में रहते थे कि कब हमारी माँ बहनें सड़कों पर निकलें और कब वो उन्हें अपना शिकार बनाए या उनके साथ बदतमीजी करें। वो वातावरण आज बिल्कुल साफ है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठा के देख दे। चुनिंदा घटना कभी कभी नहीं हुई, 1-2 घटना व्यक्तिगत रूप से निर्भर होती है, कोई आदमी गलत आ गया, कोई ठीक आ गया, लेकिन आम समाज से अपराध बिल्कुल जीरो कर देना ये भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी। विधायक जी, 5 सालों में हाथरस का कांड क्या कहता है? एनसीआरबी का कांड क्या कहता है? एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा पढ़िए, मैंने पढ़ा। सारे डाटा नहीं, सड़कों पे घूम के देखो, यूपी निकल के देखो सड़कों पे। यूपी में आज के डेट में रेप होने में, रेप की घटनाएं होने में यूपी नंबर 1 है। आपके सामने पता नहीं कैसी महिलाओं के प्रतिदिन रेप होते हैं, आज का डाटा है। 3 महिलाओं के डेटा के अकॉर्डिंग जमीन पर बात करो, 3 महिलाओं के प्रतिदिन रेप होते हैं। अनुसूचित जाति के बता दिया उन्हें डाटा क्या है, अपराधों में आपके डाटा कहाँ से वृद्धि हुई, वो इनकी अपनी लेबोरेटरी का डाटा है। हमारा नहीं है। 4 साल में अपराध दुगने हुए। आप ही के आंकड़े हैं, आप ही की सरकार है। हमारी सरकार में आप भी सुरक्षित हैं, वरना आप भी सुरक्षित नहीं। ट्यूबवेल के मोटर उतर जाते थे, सारे पंखे खुल जाते थे, सारे ट्रैक्टर छिन जाते थे, बुग्गी झोटा छिन जाते थे। जब कहाँ आप भी तो किसान थे। हम खेत में अगर इस खेत से अपनी बोगी छोड़कर गए और अंदर चले गए तो या तो बोगी ले गया, झोटा ले गए। ये आम घटना थी। फिलहाल की सरकार ने सड़क की लूट को हटा के उस लूट को लीगलाइज कर दिया। एक सिलेंडर 450 रुपए का जो होता था, उस पर मलिक जा रहा हूं। अभी अपराध वाले मुद्दे के बाद महंगाई पे हाँ, उस पे भी आने से पहले आप ये बताना कि आपने दिल्ली से कोरोना के दौरान झूठ बोलकर 50,000 आदमी उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों दौड़ा दिए? कोरोना में मरने के लिए 5 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे और जाओ यूपी में बस मिल रही है, जाइए यूपी में। दिल्ली उन सबको हमने रोजगार दिया, 40 लाख लोगों को हमने भोजन दिया, हमारे जिला सबको दिया कोरोना के दौरान। आदमी ऐसे भेजे जिनका इलाज दिल्ली में मुफ्त हुआ। मनरेगा के तहत दिल्ली में हर एक हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है। आप लोग तो दिल्ली आप में तो बात ही ना करो गरीब और किसान की, चाहे 20 लाख का, कोई गरीब किसान की आप बात ना करो। सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी है मेडिकल की, एक करके सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी है 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाएगा। हम कहते हैं 50 लाख रुपए तक का किया जाएगा। सर एक करके रोजगार और महंगाई की बात हो रही है। मौजूदा इस चुनाव में महंगाई को लेकर चुनाव के पहले आप लोगों ने बोलना शुरू किया, इससे पहले
महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन हमने नहीं देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर या आपने कभी महंगाई को लेकर कोई बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हो, चाहे वो किसान के हक में हो चाहे आम लोगों के हक में हो। ऐसा क्यों रहा? सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसी बातें आप लोग क्यों निकालते हैं? आप रोजगार पे बात करें पहले या महंगाई पे? आपकी जिसकी इच्छा वहां से शुरू कीजिए। आप महंगाई पे मैं वहीं से शुरू करूंगा। फिर मैं किसान पार्टी से संबंधित हूं, तो पहले महंगाई पे ही कर लें। आय तो हमारी दुगनी हुई नहीं। इस सरकार से पहले हमारे कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगता था। आज जो है कार पे टैक्स कम है, ट्रैक्टर पे टैक्स ज्यादा है। किसान को कैसे लूटोगे आप? 28% तक जीएसटी है किसानों के यंत्रों पे, किसानों के ट्रैक्टर यंत्रों पे। विजेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। महंगाई में किसानों के यंत्रों पर टैक्स लगाया इन्होंने, हमारे पेस्टिसाइड, हमारे फर्टिलाइजर सब महंगे किए। नहीं, ये कह रहे पहले यूरिया के लिए मारामारी होती थी, आज यूरिया लेने के लिए आराम से जा सकते हैं। 5 किलो कम कर दिया। आपने बहुत सच्चा सवाल कर दिया जी। पहली बार किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा और यूरिया के लिए लाठी खाई। क्या आपने वीडियो नहीं देखे? पहली बार किसान यूरिया के लिए लाठी खाई। इस बार ये वीडियो पे राजनीति चल रही है क्या आपकी सर? सारी पॉलिटिक्स सारी वीडियो पे चल रही है। वीडियो को स्टूडियो में थोड़ा बने, वहाँ जहाँ से यूरिया पता लग रहा था वहीं तो बनी। सारी पॉलिटिक्स वीडियो पे चल रही है, जमीन पर नहीं चल रही है। पूरे सब वीडियो पे, हर चीज में आप वीडियो का और उदाहरण। मैं तो आपको यहाँ खड़ा चैलेंज करता हूँ कि यदि इफ्को के सेंटर के, अरे मैं आपको यहाँ पे मैं यूरिया पे चैलेंज करता हूँ इस समय। यदि आप किसी भी दुकान पर यूरिया दिखा दो तो मैं आज राजनीति छोड़ दूं। ये तो प्रधानमंत्री भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि यूरिया मिलने में अरे कोई मैं तो दिक्कत यहीं नहीं आ पे रही है। खड़ा हुआ कर रहा हूँ दावा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। केवल इफ्को के सिवा का यूरिया नहीं मिलता, लाइन में लगा के यूरिया। सवाल ले लो महंगाई पे, उसके बाद फिर निर्वाल साहब, उसके बाद फिर बाकी लोग पास होंगे। महंगाई पे जी भैया, महंगाई की बताता हूँ आपको भाई साहब। मैंने पहले ही बताया, महंगाई इस कदर है, टूट चुका है उत्तर प्रदेश का हर आदमी, हर वर्ग। हर चीज़ की महंगाई है, तेल से लेके और हर चीज़ से लेकर के हर चीज़ की महंगाई। लगा लीजिए आप, तेल कड़वा तेल का रेट था सरकार से पहले 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। अब कड़वे तेल का रेट है 200 रुपये किलो। सिलेंडर का रेट था 400 कुछ रुपये, अब 1000 को पार कर चुका है। माइक अपनी तरफ करके बोलिए, माइक। अब 1000 को पार कर चुका है सिलेंडर। डीजल का रेट था 70-72 रुपये, पेट्रोल का रेट था 80-82 रुपये, अब 100 रुपये को पार कर गया है। किसान को तोड़ा है, मजदूर को तोड़ा है, नौजवान को तोड़ा है सरकार ने। किसी को रोजगार नहीं दिया। रोजगार की बात करती है सरकार, एक उत्तर प्रदेश में एक जगह बता दे कि मैंने किसी किसान को या किसी नौजवान को रोजगार देने का काम किया या 10 नौकरी किसी भी प्रदेश में दिए जी, बता दी। सब जितने भी पेपर किए हैं, जितने पेपर इस सरकार ने कराए, सब लीक किए हैं। सब में धांधली, सब में पैसा। ठीक है सर वापस आ रहे हैं। धीरज उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी शेखर पाल साहब आपकी जगह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शेखर पाल जी, लगातार आप देख रहे हैं कि जाटलैंड में हम मौजूद हैं, किसानों का मुद्दा है। सपा और आरएलडी कह रही है कि सब हमारे पक्ष में जाने वाला है, बीजेपी से नाराजगी है। आपका क्या स्टैंड है शामली में? हमारा स्टैंड है, बहन प्रियंका गांधी ने सबसे पहले किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लखीमपुर कांड जो हुआ, सबसे पहले कांग्रेस ने उठाने का काम किया। बेरोजगारी मुद्दा हो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही इस लड़ाई को जमीन पर लाकर लड़ रही है। सर, आपकी हालत ये हो गई कि कांग्रेस ही मुद्दा बन गई उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी गए वायनाड, अमेठी से बोरिया बिस्तर समेट लिए वो। प्रियंका, जब राहुल जी से बात नहीं बनी तो प्रियंका जी को मैदान में आना पड़ा। मैं कह रहा हूँ हमारी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की है। आप कांग्रेस की नेता राजनीतिक पार्टी तो है, लेकिन अब आप चर्चा का मुद्दा है, चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो आपके सामने है, महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा बहस का भी मुद्दा है। निर्वाल साहब, आपसे मैं सवाल लूं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी से हमारे मित्र कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ सवाल उठाया था। मुझे लगता है आप अपना सवाल पूरा करें। महंगाई अगर देखा जाए तो सरकार जानबूझ के कम नहीं करना चाहती। अगर सिर्फ तेल को आप ले लीजिए, पेट्रोल को ले लीजिए, डीजल को ले लीजिए, पेट्रोल का रेट 112 से 12 रुपये के लगभग पहुंच गया। अगर फिलहाल की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, भारत इस दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है। ये हमारे देश की स्ट्रेंथ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2 से 3 पेराई सत्र के अंदर 60% हर चीनी मिल में एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकती है। एथेनॉल का प्रोडक्शन अगर चीनी मिलें करती है तो एथेनॉल से सारा ट्रांसपोर्टेशन चला जा सकता है। और पेट्रोल जो हमें 120, 115, 112 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदना पड़ता है, उसका रेट होगा 33 रुपये। लेकिन एक बात बताइए, अभी जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी थी, आपका आइडिया तो अच्छा है, इस पर चर्चा हो भी रही है। नितिन गडकरी ने कई बार इस पर बयान दिया है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार ने राहत दी तो फिर
दिल्ली की सरकार ने राहत देने में देरी क्यों की? ऊंट के मुंह में जीरा। जब आपको एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर फौरी राहत दी थी, तो फिर केजरीवाल सरकार दिल्ली में फौरी राहत देने में पीछे क्यों रह गए? अभी फिलहाल जबकि राज्य सरकार से अपील की गई कि आप आम जनता को थोड़ी राहत दीजिए। तो दी, दिल्ली गवर्नमेंट ने दी ना। ये जरूरी नहीं कि सेम डे वो सारी चीज की जाए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने वो देर क्यों की? नहीं, देरी तो ये की। अगर आपको आम आदमी की इतनी चिंता है तो आपको केंद्र सरकार से पहले कदम उठाना चाहिए था। जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, उसी महंगाई के आप पक्षधर हैं दिल्ली में। देरी को देरी नहीं मारने। मैं कह रहा हूँ 2 से 3 पेराई सत्र के अंदर एथेनॉल का प्रोडक्शन 60% तक किया जा सकता है। 60% तक करेंगे तो 1 लीटर जो हमें पेट्रोल का दाम 125 रुपये देना पड़ता है, वो 33 रुपये देना पड़ेगा। महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये 75 साल को आप देरी नहीं मान रहे। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 दिन लेट कर दिया उसको, वो देरी आपको समझ आ रही है, वो देरी आपको दिख रही है। 75 साल की देरी आपको देरी नहीं दिख रही है। आप आम आदमी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम आम आदमी के हितों की बात कर रहे हैं, और जब आम आदमी के हित की बात आई तो आपने पैर पीछे कर लिए। नहीं, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, जिसने हर युवक को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, और वो हमने दिल्ली में दिया। 10 लाख नौकरी हर साल आम आदमी पार्टी यूपी में देगी। अगर जब तक वो नहीं देगी तो 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की रोजगार देना है या बेरोजगारी भत्ता देना है? रोजगार हर साल 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हर युवक को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी की घोषणा है यूपी इलेक्शन को लेकर। जैसा हमने दिल्ली में सभी घोषणाएं की और उन सबको पूरा किया, तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी सभी घोषणाओं को पूरा करेगी। पूरे भारत में, पूरे देश में दिल्ली सरकार का जो बजट है वो प्रॉफिटेबल बजट है। अदरवाइज सारे राज्यों को आप उठा के देखिए, आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में ये सारी चीज़ कर सकती है तो यूपी में भी बिजली फ्री कर सकती है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकती है। किसानों का ट्यूबवेल का कनेक्शन फ्री कर सकती है, बकाया माफ़ कर सकती है। युवाओं को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे सकती है जब तक उनको 10 लाख नौकरी नहीं मिलती है। हर महिला को नहीं तो 1,000 रुपया। आप खर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के लिए इतना रेवेन्यू आप जनरेट कैसे करेंगे? दिल्ली का बजट आपने है, खर्च तो बता दिया कि हम इतना भत्ता देंगे, इतना फ्री बिजली देंगे, इतना फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे। आप इसको लाएंगे कहां से, ये बताइए, आपका सोर्स क्या होगा? दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आपको आंसर कर रहा हूं, आप सुनिए तो सही। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़। वहां की पॉपुलेशन है डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड अगर आज के डेट में देखा जाए 3 करोड़। यूपी की पॉपुलेशन उसका 8 गुनी, लगभग 24 करोड़। यहाँ का बजट, सरप्राइज हो जाएंगे आप, लगभग 6 लाख करोड़ बजट। उसकी 8 गुने से भी अगर 1 लाख करोड़ माइक नजदीक करके बोले उसको, जब ये दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लेडीज, ये अगर सिर्फ 12,000 करोड़ में अगर मैनेज किया, 1200 करोड़ में अगर मैनेज किया जा सकता, टोटल बजट का, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 2200 करोड़ में ये 5 चीजें मैनेज हो सकती है। तो यूपी में ये 5 चीजें मैनेज करने के लिए सिर्फ 18,000 से 19,000 करोड़ रुपए चाहिए। यूपी का बजट है लगभग 6 लाख करोड़। जब हम वहां कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। यूपी की संपत्ति पर आपकी नजर है? संपत्ति पर नहीं। आप चाह रहे हैं जो माल जमा है, एक करप्शन को, एक भ्रष्टाचार को, उस माल से फ्री का बांट दो और जो सीटें आ जाए। एक भ्रष्टाचार को, एक करप्शन को रोक दिया जाए। जल जीवन मिशन घोटाला लगभग 50,000 करोड़ का यूपी में, अगर एक घोटाले को रोक दिया जाए तो यहाँ की आम जनता को जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी, कौन सा घोटाला रोक दिया जाए? जल जीवन, किसी भी एक घोटाले को अगर करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे दी जाए, जो जल जीवन मिशन जो घोटाला निर्मल साहब पूरा खाका तैयार कर रखा है आम आदमी पार्टी ने कि कैसे खजाना मुफ्त में सब कुछ देना है। तो ये सारी चीजें 18,000 से 19,000 करोड़ में मुफ्त दी जा सकती है। ठीक है, निर्मल साहब, एक जनता की, आम आदमी पार्टी की घोषणा है और उसको जरूरत को पूरा करती है। इनका मतलब है कि न सड़कें बनवाई जाएं, ना और बिजली वगैरह के और काम किए जाएं, विकास के सारे काम रोक दें। करप्शन फ्री अगर गवर्नमेंट दी जाए तो सड़कें इससे भी पहले और इससे भी अच्छी बनाई जा सकती है। फंडा है इनका। क्या कह रहे हैं? फ्री का माल केजरीवाल जी, ये किसने बताया आपको? ये फॉर्मूला है इनका, यही फॉर्मूला है इनका। अगर दिल्ली मोस्ट प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिटेबल बजट दे सकती है, ये विकास अगर आज समाजवादी के लोगों को 5 साल बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में घुसा दें तो सड़कें इतनी बढ़िया है कि वो चक्कर खा जाएंगे कि कहाँ पहुँच गए। वो तो कह रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने किया, आपने फीता काटा। नहीं, कैंची आई दिल्ली से, फीता आया लखनऊ से। मैं यही बता देता हूँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली से यहाँ के रास्ता इतना खराब था कि गूगल मैप भी दिखाता नहीं था, पानीपत से दिखाता था। और हमारे यहाँ मास्क लगा लीजिए, हमारे यहाँ मास्क लगा लीजिए आप, मास्क। हमारे यहाँ पर सच बताऊँ, बहुत ईमानदारी से बच्चों के रिश्ते होने भी बंद हो गए थे। कौन कैसे लड़की आएगी, कैसे जाएगी, गड्ढे इतने थे कि कोई यार रिश्ते करने में ही ना आना चाहता था।
आज उद्योग इतने हैं उत्तर प्रदेश में, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च हो रहा है। पहले अगर मैं किसी निजी रिश्तेदार को बोलता था कि आओ उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा लो, लेकिन तो हफ्ता कौन देगा, गुंडागर्दी का हफ्ता कौन देगा? साथी खड़े हैं, ये बताओ कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी शादी नहीं हुई? विजेंद्र भाई एक सेकंड मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन निर्वाल साहब एक बात बोलूं, मैं आ रहा हूँ सहारनपुर से, शामली आया मैं। हाँ जी। लोग गड्ढे तो अभी भी मिले हैं, अभी भरे नहीं। गड्ढे तो अभी भी ईमानदारी से काम चल रहा था। हाँ, आप ईमानदारी से बात करें, 2-4 करप्शन घंटे की मिल बात गए हुई। होंगे। एक सवाल में नफीस राणा साहब से पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला निकला और इत्र बड़ा चर्चा में उत्तर प्रदेश में, हर तरफ आजकल इत्र की बात हो रही है। तो ये जो इत्र वाला मामला है, क्या मामला है? वो तो धोखे से मारा ये कहा दीवारों में पैसे और छतों में पैसे, जमीन के अंदर पैसे, जमीन के नीचे पाताल में पैसे, जहां खोदो वहीं पैसे। वो व्यापारी तो नहीं का था, सरकार किसकी है? पैसा कहाँ से आया है? कौन सी ट्रेन से आया? तो ये तो कह रहे ये आपका वाला है। आप बताइए ना, सुनिए कौन से बैंक से आया, ये बताएंगे कौन से बैंक से आया? क्या पैसे पे मोहर नहीं लगी होगी? बैंक की चिट नहीं लगी होगी? कब का पैसा है वो? हमारा पैसा नहीं है ना, हमारी पार्टी का पैसा है ना, हमारी पार्टी का वो आदमी है। देखो ऐसी अगर लूट को यूपी में रोक दिया जाए तो युवाओं को रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। और बताना चाहता हूँ सड़क के बारे में, सड़क के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जिन सड़कों का शिलान्यास, नहीं मैं इत्र की बात कर रहा हूँ, करप्शन पे बात करो, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर, सड़क पर आ रहा हूँ। सुन लेते तो आपको पता लगे, आप सब पूरे हिंदुस्तान। उमेश कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश कुमार जी, ये तो इत्र की बात हो रही, उसकी तो सुगंध इतनी फैल चुकी है कि तो बाद में पता लगा कि जब छापा लग गया तो तब उनको कहा कि साहब ये तो हमारा ही आदमी पकड़ा गया भाजपा का, इसको क्लीन चिट दे दो। लेकिन रोया कौन? चले खैर इत्र की बात छापे लगने पर रोया कौन? मैं चाहता हूं अखिलेश के सिवा कोई रोया? कोई? हम सामाजिक मुद्दे पे आगे सिर्फ अखिलेश जी रोए हैं कि छापा क्यों मार दिया, क्यों ईडी आ रही है, क्यों इनकम टैक्स आ रही है? परेशानी किसे है? वो भी जिनका पैसा है उनको परेशानी है। चलिए सब उसी पे कर लेंगे। हाँ बताइए ना। देखिए अब तो बहुत हो चुका, इनका बुलडोजर में तेल जब खत्म हो जाए, जब हाथ रस के अपराधी पे इन्हें कार्रवाई करनी हो और इन्हें जो है हाई कोर्ट के आदेश से जो है अवैध निर्माण मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का गिराना हो, तेल नहीं रहता। हमारे वाले बुलडोजर में जब तेल भरने लग रहे हैं, हम टैंकर खाली करवा दिया हमने, हम करेंगे भी काम। अब की बार हम करेंगे। नहीं तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे भी तो कार्रवाई हुई, वो ठीक थी ना, वो मतलब उसमें तो सहमत है आप? मैंने कहूँ चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे केशव प्रसाद हो, चाहे कोई हमारे गाँव, हमारे जिले का मंत्री हो, सारू का करेंगे कई साहब, नहीं साहब तो निर्वाल साहब। अच्छा मैं अगर आप मैं किसान के विषय पे आना चाह रहा एक बार, क्योंकि किसान बेल्ट है। हाँ ठीक है। और मैं किसी पार्टी के तर्क वितर्क से अलग एक बहुत मतलब दुखद बात ये मैं मानता हूँ कि इस देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो आयोग जारी करता है केंद्र का, जी, किसान की आय है 27 रुपये प्रतिदिन। अगर कोई मेरी बात को क्लेम करना चाहे मेरे बाद में कर ले। और एक मजदूर की, मनरेगा की ऑन रिकॉर्ड आमदनी है 201 रुपया प्रतिदिन। कितनी बदतर हालत में इस देश का किसान है। अच्छा, ये सरकार के रिकॉर्ड में है, मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, सरकार घोषित करती है रिकॉर्ड। ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, किसान अपना हक मांगता है दिल्ली में जाकर, हाँ, तो लाठी। नवयुवक रोजगार मांगते हैं तो लाठी। कोई इलाज मांगता है तो लाठी, कोई इलाज मांगता है तो लाठी। कैसे सड़कों पर तड़प कर मरे। हिसाब बराबर होगा। कब होगा हिसाब? 10 तारीख को होगा। और 10 तारीख जब नतीजे आएंगे। और लाठी जो चैन चौधरी पर हाथरस में पड़ी थी और जब दलितों पर पड़ी, उसकी एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। निर्वाल साहब, लाठी का हिसाब होगा 10 मार्च को। पहले मैं रोजगार की बात बता दूं। जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती थी, राजनेताओं के परिवार पैसे उगाही करने के लिए निकल पड़ते थे। जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए कि दरोगा के लिए 15 लाख दे, 25 लाख दे, क्या रेट चल रहा है। मैंने कहा कोई रेट नहीं चल रहा है। केवल 4 सेट बनते थे एग्जाम में, 48 सेट बनाकर हमने नकल रोक की। बड़े बड़े माफिया इसी जगह से थे जहाँ खड़े हुए हैं। नकल माफिया जो है भाजपा के रिश्तेदार, और खुद ही पेपर लीक करवा दे भाई साहब, माफिया थे, खुद ही पेपर लीक करवा दे। 4.5 लाख नौकरी, भाई 1 मिनट बात, अगर 4.5 लाख नौकरी बिना एक पैसे, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पैसे लेकर नौकरी ली है। कोई ट्रांसफर, सबसे बड़ा उद्योग था ट्रांसफर यहाँ का। आज हमने, अगर ये सारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाते जो उद्योग खड़े किए जा रहे हैं, उनसे भी रोजगार मिल रहा है लोगों को।
और उनसे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। महंगाई की दर 4.53% आज है, वो रिकॉर्ड पे है। बेरोजगारी की दर पहले 18% थी 2017 से पहले, जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो उसकी दर आज 4% है। सारे आंकड़े उठा के पढ़ो ना, आंकड़े केवल एक तरफ है, पढ़ोगे कहीं से तो सारी। और मेरा सवाल फिर भी वही है, सब मिलकर ये बता दे, कोई सब मिलकर ये बता दे, सब के सब कोई बता दो, कोई एक योजना आप किसान के लिए कभी लाए क्या जीवन में? एक योजना का नाम गिनाओ। आप भाषण बहुत देते हैं, आप धरती पुत्र हैं, आप किसान पुत्र हैं, लेकिन आप किसानों के लिए करते कुछ नहीं, केवल भाषण देते हैं। एक बात इनका साफ तौर पर आरएलडी समाजवादी पार्टी का कहना है, जो इन्होंने अभी डेटा गिनाया कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राकेश टिकैत भी अब इनके साथ हैं, जो आंदोलन के लिए बैठे हुए थे इतने समय से दिल्ली बॉर्डर जाम करके, वो भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर कोई चुनौती है किसानों का मुद्दा या नहीं? मैं तो सभी के लिए कहा है, जो लोग सत्ता में समय समय पर रहे हैं, सब धरती पुत्र किसान पुत्र हैं। बताए क्या लाए आज तक? मैं गिनवा सकता हूँ 20 योजनाएं, एक योजना बताएं कभी लाए क्या? कभी किया ही नहीं कुछ, केवल हमारी योजना का विरोध किया और भाषण दिए किसानों के नाम पर। ठीक है, विक्रांत बर्मन जी कुछ कहना चाहते हैं। विक्रांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। हाँ भाई, रोजगार की अगर बात करें, आपने देखा होगा अगर कोई फार्म भरने जाता है, किसी भी ग्रुप डी की भर्ती है, 600 रुपए की फीस है और फिर पेपर लीक हो जाता है, 600 रुपए भी वापसी नहीं होते प्रति छात्र के, वे पैसा कहाँ जाता है? सोचने वाली बात है। हर परीक्षा ये कराना चाहते हैं, लेकिन पहले ही परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, ना वो भर्ती होती, और जितना पैसा छात्र अपना यानी कि 780 रुपये 680 रुपये एक फीस देने का काम करता है, वो फीस भी वापसी नहीं होती, वो पैसा कहाँ गया? उसका भी बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, अगर किसानों के हित की बात करें तो हमने जब हमारी सरकार थी तो 120 रुपये 40 रुपये 3 बार बढ़ाने का काम किया था गन्ना किसानों के हित में। ठीक है, लेकिन निर्वाल साहब का सवाल यहाँ पर है, हमारे एसपी के मित्र नफीस साहब से था और आरएलडी के मित्र उमेश जी से था। सवाल इनका यह है कि आपकी सरकार में जब एसपी की सरकार थी, तब आप लोगों ने किसानों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई और कौन से विकास के काम किए, ये भी जरा चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं। मैं बताता हूँ किसानों को, नफीस साहब से पहले, उसके बाद किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले बीमा योजना निकाली थी, दुर्घटना बीमा योजना। बताओ इन्होंने निकाली, इससे किसानों की आय कैसे बढ़ी? है जी, किसानों की आय बढ़ी, गन्ने का पेमेंट करा और गन्ने पे दाम बढ़ाया, आय ऐसे बढ़ी। इन्होंने गन्ने में पैसा नहीं बढ़ाया तो इतना बढ़ा कि 5% बिल माफ किए केवल पूर्वांचल के। जी, किसानों की आय आप पूछ रहे, सबसे पहले मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, जब किसानों का बकाया नहीं भुगतान हो पा रहा था जी, सबसे पहली शुरुआत मुख्यमंत्री के रूप में की थी। 4,500 करोड़ रुपए किसानों के लिए पैकेज के रूप में दिए थे और 25 रुपए प्रति क्विंटल उनके खाते में सीधा गन्ना भुगतान पहुंचाया था। और फिर भी भुगतान बचा रहा तो आप भी दे दीजिए। नहीं, हम लोग तो दे रहे हैं, आपका भी दे रहे हैं, दे दीजिए रिकॉर्ड। आप आंकड़े पे बोलते हैं ना सर, किसानों के आप आंकड़ा जान लो ना, कितना बकाया था आपके समय, सुनिए आज कितना बकाया है किसानों के लिए? पहले कितना बकाया था, आज कितना है? अभी बताता हूँ, बताओ। किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त अखिलेश जी ने की। आप बकाया बताओ। यंत्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कृषि यंत्रों के वितरण की शुरुआत गन्ने से दूर मत जाओ। मैं गन्ने पे आता हूँ और मैं गन्ने की बताता हूँ। 11,000 करोड़ से ज्यादा बकाया था। आप सुनिए तो पहले। हाँ बताओ फिर रिकॉर्ड पे। आपको फुर्सत तो है नहीं जहाज खरीदने से, किसानों का भुगतान कहाँ से करोगे? आप तो जहाज ही खरीदने से फुर्सत नहीं। क्या खरीदना? हवाई जहाज 8,000 हवाई जहाज खरीदने से फुर्सत नहीं आपको? नहीं, वो तो देश तरक्की कर रहा है, हम तो ट्रेन भी ला रहे हैं, बुलेट हम तो बहुत चीज ला रहे हैं। तरक्की कर रहा है, लेवल की बात नहीं हो। 15 करोड़ का आप राशन दे रहे हैं, गरीब के एक और कह रहे तरक्की हो रही है। आप बकाये पर रहो तो बताओगे, बताओ लोग आंकड़ा सुनना चाहते हैं। आप बहुत आंकड़ा देते हैं। माफी चाहूंगा, वक्त कम है। यानी कि शामली में मेरी बात पूरी हुई। आप एक लाइन में पूरी करिए। अच्छा, मैं एक मिनट लूंगा बस। अखिलेश यादव जी ने एक मिनट लूंगा बस। अखिलेश ये कह रहे 11,000 करोड़ का बकाया था जो आप छोड़ के गए थे, जिसको इन्होंने पूरा किया है। उस पर जवाब है तो जल्दी से वाइंड अप करो। का बिल क्यों पे करना पड़ रहा है? किसानों के लिए बिजली मुफ्त क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी ने मेरठ में बराबर में मेरठ है, अखिलेश यादव जी ने जो बरसों से शुगर मिल बंद पड़ी थी, अखिलेश यादव जी ने दंगे में। ठीक है, यानी कि मैं सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा। यानी कि शामली की जमीन पर सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, गन्ना किसानों का है, और मुद्दा जो है वो गन्ने से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर किसान तय करेंगे कि 2022 में शामली में सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचेगा।
बिल्कुल, किसानों का मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़ा है और किसानों की नाराजगी जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पर भारी पड़ेगी, और बीजेपी का ये कहना कि किसान हमारे साथ है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अंत में आपसे ये निवेदन कि को ऐप जरूर डाउनलोड करिए, उस पर रिपब्लिक भारत को फॉलो करिए, #यूपी की आवाज के जरिए अपनी बात यूपी चुनाव को लेकर आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।